अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे अस्थमा के बारे में, और इसे हम ब्रोंकियल अस्थमा भी बोलते हैं क्योंकि ये हमारा ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री को अफेक्ट करता है, तो इसीलिए हम इसको ब्रोंकियल अस्थमा भी बोल सकते हैं। तो ब्रोंकियल अस्थमा में सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन में क्या होता है। एक एपिसोडिक रिवर्सिबल ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री की कंस्ट्रिक्शन होती है, और ये स्टिमुलाई की वजह से होती है। वो स्टिमुलाई जो है एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है। अब जो एक्सटर्नल हमारे पास स्टिमुलाई हैं उनमें डस्ट हो सकता है, फंगल स्पोर्स होते हैं, पोलन हो सकता है, उसके बाद केमिकल्स हो सकते हैं, फ्यूम्स हो सकते हैं, फाइबर्स हो सकते हैं, या फिर डोमेस्टिक में अगर आए जो सॉफ्ट फर्निशिंग जिसमें कारपेट हो सकता है, कर्टन, सोफ़ा, हाउस माइट, कुछ भी हो सकता है एक्सटर्नल जो हमारे पास स्टिमुलाई हैं। उसके बाद अगर हम इसके इंटरनल स्टिमुलाई की बात करें तो उसमें जो है अंदर से, जब ये तो है कि बाहर से जैसे अब एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा है तो वो इंटरनल का स्टिमुलाई है, वो हम आगे मैकेनिज़्म देखेंगे किस तरह इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से अस्थमा होता है। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं इसकी पैथोजेनेसिस में जो है हम मेन देख रहे हैं सबसे पहले एक्सट्रिंसिक अस्थमा जो है, क्योंकि वो 95% कॉमन होता है। सबसे पहले हम उसके देखेंगे पैथोजेनेसिस कि उसमें क्या होता है। अब जो टाइप 1 अस्थमा होता है, जो एक्सट्रिंसिक अस्थमा है, वो होता है एक जीन होता है HLA-DR1 जीन, जो कि हमारा जेनेटिकली हमारे अंदर होता है। जब वो एक्टिवेट होता है, जब उसे प्रॉपर एक इन्वायरमेंट मिलता है तो फिर वो अस्थमा करता है। अब इसके लिए एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है। एजेंट हो गया जो कि एलर्जन होगा, डस्ट है, कुछ भी इस तरह का होगा। इन्वायरमेंट है, ये है कि उस एलर्जन को सपोर्ट कर रहा हो, इस तरह के इन्वायरमेंट हो कि उस एलर्जन जो डस्ट है उसको सपोर्ट कर रहा हो। और दूसरे नंबर पे होस्ट में हमारे पास आएगा HLA-DR1 जीन। ये जेनेटिकली होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन। इसकी वजह से काफ़ी सारे टाइप्स हैं, HLA-A, B, C, D, फिर D के आगे 3 टाइप्स हैं, HLA-DR, DQ, DP। तो हमारे पास जो इधर है HLA-DR1 है जो काज करता है अस्थमा को। तो अब ये कहाँ पे पैदा होता है, जो HLA-D है ये माइक्रोफेजेस या मोनोसाइट्स होते हैं उधर होता है। तो अब देखते हैं, अगर ये तीनों चीज़ें होंगी, होस्ट भी हमारे पास हो जिसके पास HLA-DR1 जीन हो, फिर एजेंट जो हमारे पास एलर्जन भी हो या डस्ट हो, दूसरे नंबर पे वो एलर्जन को सपोर्ट कर रहा हो, एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो जहाँ पे वो उस चीज़ को सपोर्ट कर रहा हो। तो ये हमेशा गंदे माहौल में होता है जहाँ पे ये डस्ट और ये चीज़ें होंगी, तो वहाँ पर अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो तब हमें अस्थमा होगा। देखते हैं इसका पैथोजेनेसिस एक्सट्रिंसिक अस्थमा की। अब एक्सट्रिंसिक अस्थमा की जो हमारे पास पैथोजेनेसिस है, इसमें 2 फेस है, इनिशियल फेस है और लेट फेस है। अब इनिशियल फेस में क्या होगा कि डस्ट आया, साथ में HLA-DR1 जीन भी है उस बंदे के पास। डस्ट आगे क्या करेगा, जो पहले जैसे हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आएगा, तो जब कोई भी चीज़ इंटर होती है तो वो हमारे माइक्रोफेजेस के पास आती है, और माइक्रोफेजेस में एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। अब डस्ट क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा। ये HLA इधर DR1 प्रोटीन लगी खड़ी होगी, एक्चुअली HLA-DR1 प्रोटीन है, ये इधर लगी खड़ी होगी, तो ये इधर आके बाइंड हो जाएगा। जो डस्ट है इसके साथ आके बाइंड हो जाएगा। जब बाइंड हो जाएगा फिर जाएगा आगे हेल्पर टी सेल के पास, जिसे टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। अब टी लिम्फोसाइट क्या करते हैं कि ये साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं, और इसमें जो साइटोकाइन रिलीज़ करते हैं वो इंटरलेकिन 4 और 5 जो रिलीज़ करते हैं, 2 ये वाले साइटोकाइन स्पेशल इसके लिए रिलीज़ करते हैं। फिर क्या होगा कि बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं मेमोरी सेल्स, और आगे से वो एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। लेकिन इसमें जो एंटीबॉडीज़ वो बनाएंगे प्लाज्मा सेल, वो IgE एंटीबॉडी बनाएंगे। अब IgE जो एंटीबॉडी बनेगी ये बाइंड करेगी जाके मास सेल्स के साथ। मास सेल के साथ जब बाइंड कर लेगी तो यहाँ पे सेंसिटाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, दोबारा री एक्सपोजर होता है एलर्जन का, डस्ट है कोई भी चीज़ है, अगर उसका री एक्सपोजर होता है फिर क्या होगा कि डस्ट अब डायरेक्टली बाइंड कर जाएगा IgE पर। वो दोबारा ये वाला प्रोसीजर नहीं होगा, वो डायरेक्टली बाइंड कर जाएगा IgE पर जो मास सेल के साथ बाइंड हुई खड़ी है बाय क्रॉस लिंकिंग मेथड। उसके बाद क्या होगा कि मास सेल की डीग्रेनुलेशन होगी। मास सेल की जब डीग्रेनुलेशन होगी तो ये वैज़ो एक्टिव सब्सटेंस रिलीज़ करेगा एयरवेज में, हिस्टामीन। और हिस्टामीन इधर जाके क्या काम करेगा, वो 3 काम करेगा। ब्रोंकियल कंस्ट्रिक्शन करवा देगा, ब्रोंकियल ग्लैंड की सिक्रीशन बढ़ा देगा,
और वेजो डायलेशन करवा देगा और फिर उसमें वस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ा देगा, लेकिन इसका कोई तरह इतना ख़ास इफेक्ट नहीं है। वस्कुलर जो परमिबिलिटी बढ़ेगी। फिर क्या होगा, ये जो हिस्टामीन है ये 1 घंटे के अंदर अंदर डिग्रेड हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा हिस्टामिनेज के थ्रू। लेकिन जब ये ख़त्म होने लगेगा उससे पहले, मतलब ख़त्म होने से पहले ये एक्टिवेट कर जाएगा फास्फोलाइपेज ए को। फास्फोलाइपेज ए को जब एक्टिवेट करेगा, वो जो एक्ट कर गया फास्फोलिपिड्स पे, वो वाइट ब्लड सेल की सेल मेम्ब्रेन पे, उसमें जो फास्फोलिपिड्स होंगे उन पे वो एक्ट करेगा और उधर से फैटी एसिड जो है वो रिलीज़ करा देगा, आर्किडोनिक एसिड। अब फिर है कि इसके अंदर जो मेन है आर्किडोनिक एसिड जो है, इसके 2 पाथवेज हैं आर्किडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म के, एक है कॉक्स पाथवे और एक है लिपोऑक्सीजनेज पाथवे। तो सबसे पहले हम देखते हैं लिपोऑक्सीजनेज पाथवे में क्या होगा। इसमें बनेगा उसके बाद 5-HPET, जो जब ये एंजाइम इधर एक्ट करेगा तो 5-HPET बनेगा, और जब ये टूट के क्या बनाएगा, लिकोट्राइन A4। और लिकोट्राइन A4 जो है जब वो टूटेगा तो वो क्या बनाएगा, लिकोट्राइन B4 और लिकोट्राइन C4 और लिकोट्राइन D4 और लिकोट्राइन E4। तो ये हम बोलते हैं स्लो रिलीज सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस। जब ये 3 सब्सटेंस बन जाएंगे तो अब ये स्लो रिलीज सब्सटेंस ऑफ एनाफिलैक्सिस है। इसमें इनका फंक्शन क्या है, ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कराएंगे और ब्रोंकियल ग्लैंड की सिक्रीशन करेंगे और साथ में वेजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे ब्लड वेसल्स में। तो ये तो हो गए स्लो रिलीजिंग जो सब्सटेंस है, इनके 3 फंक्शन हो गए। और जो लिकोट्राइन B4 है ये कीमोटैक्सिस करता है वाइट ब्लड सेल की। इसका क्या मतलब है कि जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उनको बुलाएगा जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुई खड़ी होगी। उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास कॉक्स पाथवे है, इसमें क्या होगा कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन G2 को जब ये वाला इसका मेटाबॉलिज्म होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 में होगा और G2 कन्वर्ट हो जाएगा प्रोस्टाग्लैंडिन H2 में। और H2 में क्या होगा आगे, इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो अपना क्या कर देंगे, जो उनके अंदर ये आर्किडोनिक एसिड होगा उसको मेटाबोलाइज करके वो बना देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन D2 E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फ़ा। और ये क्या करते हैं, इनका जो फंक्शन होता है पेन, फीवर और इनहिबिट करते हैं HCl की प्रोडक्शन जो प्रोस्टाग्लैंडिन है। उसके बाद जो एंडोथेलियल सेल्स होंगे वो भी अपना आर्किडोनिक एसिड को मेटाबोलाइज करेंगे। उसके बाद वो प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 बना देंगे और इसका क्या फंक्शन है कि ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन और जो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होता है उसको इनहिबिट करता है और ये मज़ीद करा देगा हमारी वेजोडाइलेशन। उसके बाद प्लेटलेट्स क्या करते हैं, इधर प्लेटलेट्स भी यही काम करेंगे, उनका जो अपना आर्किडोनिक एसिड होता है, क्योंकि आर्किडोनिक एसिड तो हर सेल की मेम्ब्रेन में होता है, तो वो अपना करेंगे और वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन कर देंगे। और ये क्या करेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 जो है ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन करता है और इससे प्लेटलेट एग्रीगेशन हो जाएगी। तो ये तो हो गया इनकी पैथोजेनेसिस। अब हम इसके देखते हैं आगे कि क्लिनिक टाइप्स देख लेते हैं। सबसे पहले कि इसकी टाइप्स जो हैं, टाइप्स में यही एक्सट्रिंसिक है जो 95% हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 है और इसके जो प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं वो पोलन डस्ट हो गया, एनिमल डेटा फीडर वगैरह इस तरह की चीज़ें, और जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया। इंट्रिंसिक अस्थमा जो है ये 5% है। इसमें क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक डिस्चार्ज बढ़ जाता है और सिम्पैथेटिक डिस्चार्ज कम होता है, तो इसीलिए इसकी ड्रग और चॉइस भी आगे जो है वो हम देखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स पे। अब जो इसके क्लिनिकल फ़ीचर्स में है, एज जो है वो 35 ईयर्स से कम होगा, मतलब इसमें अक्सर जो होते हैं जेनेटिकली, तो मतलब बच्चों में, यंग लोगों में ज़्यादा अस्थमा होता है। उसके बाद इसमें हमें कफ आएगा, शार्टनेस ऑफ ब्रेथ हमें मिलेगी, स्पूटम का जो कलर होगा वो वाइट होगा, और फिर ऑन एग्जामिनेशन पे हम देखेंगे टेकेपनिक होगा, टैकीकार्डी होगा और चेस्ट मूवमेंट जो होंगी इंस्पेक्शन और पल्पेशन पे वो कम होंगी। स्केल्टेशन पे हमें वीज़ मिलेगी, विस्लिंग साउंड हमें मिलेगी, परकशन पे रेजोनेंट होगा, रेजोनेंट साउंड हमें मिलेगी। उसके बाद आ जाते हैं हम इन्वेस्टिगेशन पे। इन्वेस्टिगेशन पे जो चेस्ट एक्सरे है इधर नारों में मिलेगा। CBC अगर हम उसमें करेंगे तो हमें उसमें क्योंकि वाइट सेल बड़े होंगे तो सिनोफिल्स हमें मिलेंगे बड़े। स्पूटम एग्जामिनेशन पे हम करेंगे तो उधर हमें 3 चीज़ें मिलेंगी, सिनोफिल्स मिलेंगे और क्रशमैन क्रिस्टल्स हमें मिलेंगे। क्रशमैन क्रिस्टल जो होते हैं ये जो सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम होता है उसके टूटने की वजह से बनते हैं,
और जो 4 कोटिलिडन क्रिस्टल्स हैं ये डायमंड शेप की प्रोटीन्स होती हैं, 4 कोटिलिडन क्रिस्टल। उसके बाद ए बी चीज़ में हमें क्या मिलेगा, टाइप 1 रिस्पिरेटरी होते फेलियर मिलेगा। इसमें क्या होता है कि पाशा पर ऑक्सीजन कम होगा और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बराबर होगा। जितनी भी रिस्पिरेटरी डिजीज़ हैं वो सारी टाइप 1 रिस्पिरेटरी फेलियर की हैं, एक्सेप्ट COPD में टाइप 2 रिस्पिरेटरी फेलियर। उसके बाद जो है सीरम IgE एंटीबॉडी इसका लेवल बड़ा होगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ इस चॉइस में क्या है, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, उसमें अगर मोर देन 15% रिवर्सिबिलिटी मिले तो ये डायग्नोस्टिक साइन है अस्थमा का। PFT जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है। अब हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट में जो इसमें हमारे पास मेथड्स हैं, ठीक है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट। तो सब फर्स्ट स्टेप पे हम जो देते हैं वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं, और जो सेकंड स्टेप है इस पे हम शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के साथ देते हैं हम लो डोज स्टीरॉइड्स देते हैं, जिसमें बैक्लोमेथासोन वगैरह हो गया। थर्ड स्टेप पे हम क्या देते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट के साथ हम लो डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और साथ में लॉन्ग एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट देते हैं। और फोर्थ स्टेप पे हम इन्हें क्या करना है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट प्लस हाई डोज इनहेल्ड कोर्टिकोस्टेरॉइड्स और प्लस साथ में थियोफिलिन देना, उसके या और साथ में और भी देना लिकोट्रीन एंटागोनिस्ट, जिसमें मोंडिलुकास्ट और जाफेलुकास्ट इस तरह की मेडिसिन है। उसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है हमारा, उसमें शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट और साथ में और स्टेरॉइड देना। उसके बाद आता है एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा। इसमें जो हमारे पास ड्रग ऑफ चॉइस है वो इपराट्रोपियम ब्रोमाइड है, और ये एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा क्या होगा, ये जो कोक्स पाथवे है ये हमारा प्रोड्यूस करेगा एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा। तो ये है इसका अस्थमा के बारे में एक रिव्यू। वैसे तो इसमें और भी है, जिस तरह दूसरा लाइफ थ्रेटनिंग या एक्यूट स्वेयर अस्थमा है या एक्यूट एक्सरबेशन ऑफ अस्थमा है। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट में जो इसके साथ 2-3 छोटे टॉपिक रहते हैं एस्पिरिन इंड्यूस्ड अस्थमा, तो उस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई है।